स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी के बीच फैल रही नई बीमारी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की। कोरोना वायरस महामारी के बीच इन दिनों ब्लैक फंगस मामलों में भी तेजी देखी जा रही है। इस बीच अब व्हाइट फंगस के भी मामले मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ये बीमारी ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि व्हाइट फंगस से भी कोरोना की तरह ही फेफड़े संक्रमित होते हैं। वहीं शरीर के दूसरे अंग जैसे नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स और मुंह के अंदर भी संक्रमण फैल सकता है। कोरोना संक्रमण से ठीक हो रहे कई मरीजों में अब ब्लैक फंगस का संक्रमण दिखाई दे रहा है। पिछले 1 से 1.5 माह में कोविड-19 संक्रमितों में ये समस्या तेजी से बढ़ी है। दिल्ली स्थित एम्स के न्यूरोलॉजी प्रमुख डॉक्टर पद्म ने बताया कि ये फंगल इन्फेक्शन कोई नई बीमारी नहीं है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है या जो ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन जल्दी होता है या पाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी संख्या में फंगल इन्फेक्शन पहले कभी नहीं देखा गया था, जितना कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अभी देखा गया है। डॉक्टर पद्म ने ये भी कहा कि फंगल इन्फेक्शन से खतरा बढ़ा है। अगर इलाज नहीं मिलता तो 80% मामलों में मौत की संभावना बनी रहती है। ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में डर और कई सवाल हैं। इन तमाम सवालों पर हम बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो सवाल हैं, जैसे कि शुगर के रोगियों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ब्लैक फंगस की क्या पहचान है, क्या ब्लैक फंगस एक छूत की बीमारी है, इसके अलावा किसे हो सकता है ब्लैक फंगस का रोग, साथ ही साथ ब्लैक फंगस रोग से कैसे करें बचाव, शुगर के रोगियों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ब्लैक फंगस की क्या पहचान है। इसके साथ ही साथ कोरोना महामारी के साथ आफत बनकर तेजी से पांव पसार रहा ब्लैक और व्हाइट फंगस लोगों में दहशत का कारण भी बन रहा है। फंगस को लेकर जहां आम आदमी डरा हुआ है, तो वहीं रोज बरोज नए मामले तेजी से सामने आते जा रहे हैं। इसकी रोकथाम और बचाव को लेकर देश के जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। पेशेंट्स विद कोविड-19 और ये बहुत स्टेट्स में देखा जा रहा है। सम स्टेट्स हैव रिपोर्टेड मोर देन 500 केसेस। द इशू इज व्हाट इज ऑल ऑफ दिस अबाउट, व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट इट, हाउ शुड वी सस्पेक्ट इट एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज दैट black fungus, which is basically an infection by a fungus called mucormycosis, is a rare fungus, rare infection in humans. It's a fungus which is found in soil. It is found at times in the environment also, but it is not very infectious. It does not cause infections in healthy people. Before COVID, we would occasionally see fungus with this mucormycosis in patients who had poor control of diabetes, who had underlying transplant and were on drugs post-transplant, or cancer patients who were getting chemotherapy. इसका बैकग्राउंड क्या है और क्यों आजकल हम इसको देख रहे हैं, तो 3 चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो फंगस है ये एनवायरनमेंट में खास करके सॉइल, मिट्टी में मिलता है। बट नॉर्मली ये जिन लोगों का इम्यूनिटी ठीक होती है, जो लोग हेल्थी होते हैं, तो उनको कोई ये अटैक नहीं कर सकता। अब ये जो संक्रमण की वेव चली है, ये पिछली बार भी देखा गया था, पर अब और भी ज्यादा देखा जा रहा है कि एक तो संक्रमण की वजह से बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है, दूसरा क्योंकि लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं इस जो फंगस है उसको, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं। We have seen plenty number of cases who are infected with the black fungus, and I would like to tell you what is black fungus. Black fungus is actually
kind of fungus, and we called it mucormycosis. And mucormycosis occurs in the environment, in the air, in the soil, and somebody inhaled these spores of mucormycosis or black fungus. So it enter your respiratory tract, it goes into the sinus, it goes into the lower respiratory tract, in fact, like in lung, and it can cause infection in the lung, and it can cause infection in the sinus, it can cause infection in the eyes. So it's a kind of lethal opportunistic infection. But one more thing I would like to tell here, in the healthy normal person it cannot have any effect, because when your immunity is good it cannot affect you. Right. But in recent time, in the COVID patient or post-COVID patient who are having low immunity and who receive lots of large amount of steroid, irrational amount of steroid, and they are having diabetes also. आज के इस अवसर पर यूँ तो अधिकांश बातों से आप सब लोग परिचित हैं, लेकिन कुछ बातों की ओर थोड़ा सा अंडरलाइन करके मैं विशेष रूप से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे तो लगातार आज हम बातचीत करने वाले हैं। आपने देश के जाने माने डॉक्टर्स के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी सुना है। जिस तरह से लगातार ब्लैक फंगस को लेकर केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में तमाम डॉक्टर्स का जो कहना है सावधानी बरतनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति में नहीं होती है, लेकिन जो डायबिटिक है, जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनको इसको लेकर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कोविड पेशेंट को भी अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। लगातार आज हम ब्लैक फंगस पे बातचीत तो करेंगे ही, इससे पहले आपको दिखा देते हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं जिस पे हम हमारे आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। किसे हो सकता है ब्लैक फंगस का रोग? आंखों में सूजन हो या नज़र में कोई समस्या आ रही हो, ये तमाम लक्षण हैं जिनके बारे में हम आपको पहले से जानकारी दे रहे हैं ताकि आप सभी सावधान हो सकें। नाक में सूखापन, काली पपड़ी का जमना या फिर खून आना, ये सिम्टम्स होते हैं ब्लैक फंगस के। नाक के आसपास या आंखों के नीचे या चेहरे पर सूजन यदि आती है तो इसे भी एक तरह का लक्षण माना जाएगा। मुंह में छाले हो रहे हों या उन पर काली पपड़ी जम रही हो, साथ ही साथ चेहरे के एक हिस्से में दर्द हो, छाती में दर्द, सांस लेने में समस्या, खून की उल्टी होना, नाक से खून बहना, साइनस का दर्द या नाक का जाम होना, सिर के एक तरफ या एक हिस्से में दर्द, ये तमाम ऐसे प्रचलित लक्षण हैं। सूजन, दांत या जबड़ों में दर्द। तो यहाँ पर हमने ब्लैक फंगस के सवालों के बारे में आपको जानकारी दी, साथ ही साथ लक्षण के बारे में भी इसलिए जानकारी दी है क्योंकि तमाम डॉक्टर्स का ये कहना है कि यदि लक्षण को पहले ही पहचान लिया जाए तो इलाज संभव हो सकता है और ऐसे में खतरा काफ़ी हद तक टाला जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर का पैनल टाइम पर जुड़ेगा। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट, जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और ब्लैक फंगस और वाइट फंगस को लेकर आज हम मुख्य तौर पर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि ब्लैक फंगस को लेकर जो तमाम तरह के लोगों के मन में अब सवाल आ रहे हैं कि क्या ये कोविड पेशेंट के अलावा सामान्य व्यक्तियों में भी हो सकता है, इसके लिए कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है कि हम इससे बच सकें। सबसे पहले आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे कि किन किन लोगों के लिए खतरा है ब्लैक फंगस। जी, ब्लैक फंगस एक पहले से ही पाया जाने वाला फंगस है जो हमारे वातावरण में और हमारे आसपास के वातावरण में आराम से ये हर समय मिलता है। तो ये सभी में इन्फेक्ट नहीं करेगा, ये उन पेशेंट्स में इन्फेक्ट या उन लोगों में इन्फेक्ट करेगा जो कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि कोविड पेशेंट्स हैं या वो पेशेंट जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं।
जिन्होंने स्टेरॉइड ज़्यादा मात्रा में लिया है, और पेशेंट्स जो कि किसी दूसरी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, पेशेंट जो कैंसर का इलाज ले रहे हैं, या इस तरह की किसी बीमारी से जिसमें क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो गई है, उन पेशेंट्स में कोई भी अपॉर्चुनिस्ट फंगस, चाहे वो म्यूकोरमाइकोसिस हो, वाइट फंगस हो या एस्परजिलोसिस हो, कोई भी फंगस उनमें अपना घर बना सकता है और उनको बीमार कर सकता है। तो एक सामान्य व्यक्ति में जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, वो किसी बीमारी का इलाज नहीं करा रहे हैं, उनमें संभावना बहुत ही कम होती है कि उनमें ब्लैक फंगस की बीमारी होगी। जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, उनमें संभावना काफी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और इससे पहले मैं अगला सवाल करूं। हमारे साथ हरिद्वार से दर्शक सौरभ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं कि क्या प्रश्न है इनका। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैडम नमस्ते। मैडम एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ ना, मेरे को 10 तारीख की वैक्सीन की पहली डोज दे दी और जल्दबाजी में इनकी लापरवाही की वजह से मुझे वैक्सीन की डोज दे दी। ना मेरा शेड्यूल चेक किया गया, ना मेरा अपॉइंटमेंट, बिना अपॉइंटमेंट के मुझे वैक्सीन की डोज दे दी। अब मैं जा रहा हूँ कि मेरे को लिंक नहीं आया, मैसेज नहीं आया, यूँ कह रहे दोबारा से वैक्सीनेशन का आप फॉर्म भरिए, आपने गलत तरीके से वैक्सीनेशन ले लिया। मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरे को दूसरी डोज मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, या मैं अब ये पहली डोज को कैंसिल मार के 2-3 महीने बाद दोबारा से दूसरी डोज ले लूँ, क्योंकि वो तो मेरे को जल्दबाजी में उन्होंने दे दी डोज बिना अपॉइंटमेंट। जी सौरभ जी, आप लाइन पे बने रहिएगा। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार जी बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर हमारे एक दर्शक है, उनकी समस्या ये है कि पहली बार जब इन्हें डोज दी गई तो जो पेपर्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन होने चाहिए थे वो नहीं हुए। ये किसकी लापरवाही है इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर परेशानी और समस्या अब ये बनी हुई कि सेकेंड डोज में, क्योंकि पहली डोज का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, तो सेकेंड डोज में यकीनन प्रॉब्लम आएगी। अब हमारे ये जो दर्शक है, इन्हें क्या करना चाहिए, सलाह दें आप। आप पहले जो कोविन ऐप पे जाके अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या फ़ोन नंबर या आधार नंबर से आप अपना चेक, कभी कभी क्या होता है कि जो पेपर वो लोग देते हैं, जो हमारे वैक्सीन सेंटर से हमको मिलता है, वो कभी अंडरफिल्ड होता है। ये समस्या देखी गई है, लेकिन जो पोर्टल पे हमारी डिटेल्स हैं वो हमेशा पूरी पाई जाती हैं। तो आप अपना आधार कार्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर लीजिए, कोविन जो पोर्टल है उस पर चेक कर लीजिए। हो सकता है कि वहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स अवेलेबल हो, तो आपको ये समस्या नहीं होगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर आऊँगी और ब्लैक फंगस के बारे में हालांकि हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से तमाम दर्शकों को तमाम जानकारी देने का प्रयास किया है, लेकिन ख़ास तौर से जब हम हमारे ग्रामीण अंचल के दर्शकों के बारे में बातचीत करते हैं तो सबसे पहले तो जानकारी का अभाव होता है। उसके बाद जब नई तरह की बीमारी वो सुनते हैं तो पहले ही घबराहट हो जाती है। यदि ग्रामीण लोगों को हम समझाने का प्रयास करें तो उन्हें किस तरह से समझाया जाएगा ब्लैक फंगस के बारे में, ताकि वो सावधान रह सके पहले से। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो मैं जितने भी हमारे ग्रामीण या शहर के जितने भी लोग हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी का इलाज बचाव बहुत ही आसान है। इस बीमारी को, ये बीमारी हमारे शरीर, हमारे वातावरण में, हमारी हवा में, जहाँ भी हम बैठे हैं आसपास, ये हमेशा मौजूद रहती है। ये हमारे शरीर में ये एंटर करने के इसके दो ही रास्ते हैं, या तो हमारे नाक या मुंह के थ्रू ये हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, या फिर कहीं पे चोट लग गई है तो वहाँ पे कोई मिट्टी लग गई या कोई गंदगी यहाँ पे छूट गई है, तो उसके थ्रू ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो इससे बचाव का तरीका है कि अगर हम जो मास्क जो हम लोग कोरोना के बचाव के लिए लगा रहे हैं, उसी मास्क को हम सदुपयोग करें, ज़्यादा समय के लिए लगाएं, और ख़ासकर उस समय पे लगाएं जबकि हवाएं तेज चल रही हो या धूल उड़ रही हो, मिट्टी उड़ रही हो। उन जगह पर उसका प्रयोग करें जहाँ पे कि नमी ज़्यादा है, जैसे घर के वो हिस्से जहाँ पर नमी है, सूर्य के प्रकाश नहीं जा रहा है, रोशनी नहीं जा रही है, धूप नहीं जा रही है, या कोई आसपास कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा हो जिसकी वजह से नमी हो गई हो, या फिर जैसे खाद के एरिया होते हैं जहाँ पर खाद, गाँव में खाद बनाई जाती है, गोबर वगैरह इकट्ठा किया जाता है, या खेती के लिए जहाँ पे तो हम लोग अनाज रखते हैं, तो वो कभी कभी वो एरिया भी नमी वाले होते हैं। तो इसके बचाव के लिए हमको केवल जो है मास्क लगाना है। मास्क लगा के हम रखेंगे तो ये आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का एरिया हो या शहरी एरिया हो। मास्क इसका बचाव है। हम मास्क लगाएंगे, ये हमारी हवा में फिल्टर हो जाएगा, मास्क इसको रोक लेगा और हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। मयंक जी देहरादून से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए लाइन पर। जी मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर मैडम नमस्ते। मैडम ये वैक्सीनेशन सेंटर पे ना मुझे गलत तरीके से डोज दे दिया बिना अपॉइंटमेंट के, ठीक है, और बाद में लिंक और मैसेज तो आ नहीं रहा, यूँ कह रहे हैं कि दोबारा से पोर्टल करो। अब मैंने दोबारा से जब अपना रजिस्ट्रेशन देखा तो उसमें मेरे को बार बार ये लिखा आ रहा है, डज नॉट
वैक्सीनेट। अब मैं कैसे दूसरी डोज लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो वो इनका सर्टिफिकेट भी नहीं और मेरे को कोविशील्ड की पहली डोज मिली है, तो अब मैं क्या करूं? पेमेंट इस देके तरह का सवाल हमारे पास पहले भी आ चुका है एक दर्शक का। यहाँ पर डॉक्टर नीरज जी ने भी सलाह यही दी है कि बेहतर हो कि आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर या तो कोशिश करें, अगर नहीं कुछ हो पा रहा है तो आप फिजिकली जा सकते हैं सेंटर पर और उनसे बातचीत कर रास्ता निकाला जा सकता है। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर हमारे साथ जौनपुर से अनिल जुड़े हुए, जान लेते हैं कि क्या समस्या है इनकी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ सर, हमारे साथ समस्या ये है जी कि मुझको मैं लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में गया था जी तो हमारी स्वास्थ्य रिपोर्ट थी, तो हम वहाँ कोविड भी चेक कराए और साथ साथ इंजेक्शन भी लगवा लिए। जी तो रिजल्ट जब निकला तो कोविड था, तो वो इंजेक्शन जो लगा है वो ठीक है कि नहीं? जी बिल्कुल, आप लाइन पे हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर दर्शक का प्रश्न ये है कि हॉस्पिटल में ये गए थे, इन्होंने एक तरफ वैक्सीनेशन करवाया, दूसरा उसी दिन शायद इन्होंने टेस्ट कराया कोरोना का, रिजल्ट बाद में आया तो इन्हें पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं। अब इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या कुछ और करने की ज़रूरत है? जी, आप हमारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि अपने आप को एक क्षेत्र में सीमित कर लें, दूसरे लोगों से मिलना जुलना बंद करें, घर के अंदर रहते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, अपना तापमान और अपना ऑक्सीजन लेवल वो चेक करते रहें। अगर आपको लगता है कि सांस लेने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप किसी डॉक्टर को आप दिखाइए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स जो अभी हम प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं किसी भी पेशेंट्स के कोरोना पॉजिटिव होने पे, आप भी उसी का पालन करिए। वैक्सीन लग गई है, अच्छी बात है। आपको हो सकता है कि सिम्टम्स जो हैं वो हल्के आएंगे, तो वैक्सीन आपको काफ़ी हद तक बचाव प्रदान कर सकती है, लेकिन आप पूरी जो हमारा बचाव है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, उसका आप इस्तेमाल करिए और दवाई और बचाव ये दोनों आप करते रहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर ब्लैक फंगस के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के जितने मामले अब देखे जा रहे हैं उससे पहले इतने मामले कभी देखे नहीं गए। पिछले साल भी जो वेव आई थी कोरोना की, उसमें भी ब्लैक फंगस के मामले इक्का दुक्का ही थे, इतनी भारी संख्या में नहीं देखे गए। मैं इसके पीछे के कारण के बारे में आपसे जानकारी चाहूँगी कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकता है। कई लोग इस पर अब रिसर्च भी कर रहे हैं, कई दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है रिसर्च कर रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि जो ऑक्सीजन भारी मात्रा में लोगों को दी गई है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, कहीं ना कहीं उन सिलेंडर्स में भी खामी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पनप रही है और लोगों को परेशानी हो रही है। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और जो मेडिकल ऑक्सीजन है, ये एक बड़ा भारी अंतर होता है दोनों ऑक्सीजन में। मेडिकल ऑक्सीजन जो हम लोग चिकित्सा में इस्तेमाल की जाती है वो बहुत ही प्योर फॉर्म होती है, बहुत ही कई प्रोसेस से गुजर उसको शुद्ध रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो सिलेंडर्स होते हैं जिसमें इस ऑक्सीजन को रखा जाता है, स्टोर करते हैं, जो उनके सिलेंडर्स भरने की प्रक्रिया है, तो बहुत ही एक वैज्ञानिक तरीके से इसका इस्तेमाल उस प्रक्रिया से गुजर के ये ऑक्सीजन पेशेंट्स तक या हॉस्पिटल्स तक पहुंचती है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में इस तरह की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं होती है। वहाँ पर सिलेंडर का रखरखाव हुआ या ऑक्सीजन की शुद्धता हुई, उसको नापने का इतना ज़्यादा कठोर पैमाने नहीं है जितना मेडिकल ऑक्सीजन में होता है। तो ये एक संभावना हो सकती है कि क्योंकि इस बार जिस तरह से पूरे देश में अचानक से इस महामारी ने एक विकराल रूप लिया है और ऑक्सीजन की जो अचानक से किल्लत हुई है, उसको पूरी करने के लिए हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है। तो कहीं ना कहीं ये एक संभावना हो सकती है कि हो सकता है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की वजह से ये फंगस या उस तरह के और भी हो सकता है, कोई जैसे व्हाइट फंगस हो गया है, ब्लैक फंगस है, और एक दो इन्फेक्शन हो सकता है आगे भी हमको देखने को मिले जो कि इम्प्योरिटीज या कंटामिनेशन के रूप में हमारे शरीर में एंटर किए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, आगे बढ़ेंगे हम और आप अपना जवाब पूरा कर लें। जी, पहले भी इस तरह के वाकये मिले हैं, जैसे कि जयपुर में हो चुका है, हैदराबाद में हो चुका है कि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं, जो ग्लूकोज की बोतलें हम लोगों को चढ़ाई जाती हैं, उसमें भी कई बार फंगस मिला है। और जो हम लोग ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल करते हैं और जो और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे बीमारी फैली है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन चीज़ों में भी हम लोगों ने जो प्रक्रिया होती है शुद्धिकरण की, उसको कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज़ हुआ हो, तो वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। इतनी भारी मात्रा में हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन मिल रहे हैं, फंगस मिल रहा है, बैक्टीरियल मिल रहे हैं,
तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है। जी डॉक्टर नीरज, ब्लैक फंगस के साथ ही साथ अब नया वाइट फंगस भी चर्चाओं में आ रहा है, केसेस भी कुछ देखे गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि ये वाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है और कहीं ना कहीं फेफड़ों को भी संक्रमित करता है, साथ ही साथ बॉडी के अन्य कई पार्ट्स को भी संक्रमित कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि कितना डरने की जरूरत है। दूसरी बात, ये ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ये दोनों ही क्या छूत की बीमारी भी है? नहीं, ये ऐसा कोई पहली चीज में बोलना चाहिए, कोई छूत की बीमारी नहीं है। ये इस तरह से नहीं फैलती है। ये अब अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तभी आप इसको आपके शरीर में ये एंटर कर सकती है, अदरवाइज ये किसी के छूने या उससे नहीं फैल सकती। हाँ, ये है कि जैसे कोरोना पेशेंट्स में अगर हम मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कोरोना वायरस एक पेशेंट दूसरे पेशेंट में जा सकता है। ऐसे ही अगर हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये फंगस भी ट्रेवल करे, तो इसमें हमको सावधानी बरतनी है। दूसरा ये है कि ये वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, ये एक स्पीसीज होती है, एक कैटेगरी होती है अपॉर्चुनिस्टिक फंगस की। जैसे बैक्टीरिया होते हैं ऐसे ये भी होते हैं कि अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी कम है तो ये आपके शरीर में एंटर कर सकते हैं। तो पहले ब्लैक फंगस देखने को मिला, उसके साथ एक वाइट फंगस जिसको कैंडिडियासिस बोलते हैं, वो इन्वेजिव कैंडिडियासिस है। एक फंगस और होता है एस्परजिलोसिस। तो ये 3 बड़े कॉमन फंगस हैं जो कि हमारे वातावरण में आसानी से मिल जाते हैं और ये लोग जल्दी ही ये पेशेंट के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ब्लैक फंगस मिला तो वाइट फंगस भी मिल सकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि एस्परजिलोसिस से कैसी मिले। लेकिन घबराने वाली बात यह है कि ब्लैक फंगस जिस तरह से एक सीमित एरिया को इन्फेक्ट कर रहा था कि हमारे नाक को, साइनसिस को, लंग्स को या ब्रेन को। लेकिन वाइट फंगस को हम बोलते हैं इन्वेजिव कैंडिडियासिस। इन्वेजिव का मतलब है कि ये शरीर में के अलग अलग हिस्सों में बड़ी तेजी से फैल सकती है, जैसे कि लंग्स में, इंटेस्टाइन में, किडनीज में, और हमारे जो पहले एरियाज हैं, हार्ट हुआ, साइनस हुआ, ब्रेन हुआ, ये ब्लड के थ्रू बहुत तेजी से फैलती है। तो इसलिए वाइट कैंडिडियासिस या वाइट फंगस को बड़ा ही घातक माना गया है। अगर इसको सही समय पर नहीं रोका गया तो ये आपके शरीर के काफी हिस्सों में फैल के ये आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। एक जो बड़ी समस्या वाइट फंगस के साथ आने वाली है वो है कि ये एक प्रेजेंट करती है निमोनिया की तरह। जैसे कि कोरोना पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं कि जो सीटी स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, हमको मिलता है कि पेशेंट्स को निमोनिया हो गया है। तो उसमें अगर हम ये आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे तो आरटीपीसीआर टेस्ट हो सकता है कि आपका कई बार आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आए। बार बार आप करा रहे हैं, आपका आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आएगा, लेकिन आपको जो निमोनिया की पिक्चर है वो बनी रहेगी। तो ये एक कंफ्यूजिंग कंडीशन क्रिएट कर देगा कि इसमें आरटीपीसीआर निगेटिव आ सकता है लेकिन आपको निमोनिया का पिक्चर सीटी स्कैन या उसमें मिलेगा। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि हमको अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पेशेंट्स जिनमें निमोनिया है लेकिन आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट निगेटिव आ रहा है तो उसमें फंगस को देखना भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ अपने दर्शकों को लगातार हम बता दें कि आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस और वाइट फंगस को लेकर। क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स हैं जो आपको बहुत अर्ली स्टेज में पहचानने की ज़रूरत है। यदि अर्ली स्टेज में ब्लैक फंगस या वाइट फंगस के सिम्टम्स को पहचान लिया जाए तो इलाज आसान हो जाता है और कहीं ना कहीं जान गंवाने का जो खतरा होता है उसे भी हम कम कर सकते हैं। यदि आपके भी कुछ सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवा
मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया को और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। अभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस और वाइट फंगस को लेकर। तमाम लक्षणों के साथ ही ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन सा समय है जब हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में यदि इसे पकड़ लिया जाए, साथ ही साथ इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो बहुत हद तक इसे ठीक किया जा सकता है, साथ ही जान गंवाने का खतरा जो है वो भी कम हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ डॉक्टर यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अंबिका भटियानी, सीनियर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, साथ ही साथ इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, हमारे दर्शकों के मन में भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनको लेकर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं प्रदीप जी आगरा से, उनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या है उनकी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आप अपना सवाल रखें, क्या जानना चाहते हैं? मैं क्या मैडम, जैसे ही इसमें खाना रोटी खाने बैठता हूँ तो उसमें मेरे को स्मेल सी आती है रोटी में से। जी, स्मेल सी आती है रोटी मेरे को खाने में, और कभी कभी तो क्या लगता है उल्टी सी आ रही है। जी, क्या आप कोविड पेशेंट रह चुके हैं? नहीं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए लाइन पे। डॉक्टर अंबिका, सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब है, लेकिन हमारे कॉलर का जो सवाल है वो मैं आपके सामने पहले रख देती हूँ। इनकी शिकायत ये है कि जो खाने में रोटी हम इस्तेमाल करते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें इनको अलग सी स्मेल आती है। क्या दिक्कत है, क्या करना चाहिए इन्हें? ये अगर कोविड पेशेंट नहीं रहे हैं तो खाने में अलग सी स्मेल आने का कोई दूसरा कारण होगा, बट अगर इनकी कोविड की अगर कोई हिस्ट्री होती है तो कोविड में भी यूजुअली हैव अ लॉस ऑफ स्मेल, तो हम लोगों को नॉर्मल स्मेल बिल्कुल ही चला जाता है उसमें। तो दे नीड टू गेट थ्रू उसमें इन्वेस्टिगेशन। और ये चीज मैं कहना चाहूंगी, कॉलर शुड नॉट टेक इट अदरवाइज, कि आजकल जो कोविड का भय है ना, द फियर, वो भी उसकी वजह से भी हम लोग सुन के भी कुछ सिम्टम्स में एक दूसरे से हम लोग बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। तो प्लीज मतलब बहुत ज्यादा भी कॉशियस रहना है, बट इतना भी नहीं कि हम हर चीज को एकदम से बहुत ही पर्टिकुलरली लें। तो अगर आपको ये स्मेल बहुत ही सीरियस अगर कुछ लग रहा है तो आप प्लीज अपने कंसल्टेंट या फिजिशियन किसी से भी आप सलाह ले सकते हैं इसके बारे में। बिल्कुल। डॉक्टर अंबिका, आगे बढ़ेंगे और हम आज लगातार ब्लैक फंगस और वाइट फंगस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तमाम सिम्टम्स के बारे में हमने हमारे ऑडियंस को जानकारी देने का प्रयास किया है ताकि वो सावधान रह सके। यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिम्टम्स के साथ ही साथ एक मरीज़ जो है, यदि माना जाता है कि यदि अर्ली स्टेजेस में इसे पकड़ लिया जाए तो इलाज संभव है, अदरवाइज कहीं ना कहीं ये खतरनाक भी हो सकता है।
वो कौन से लक्षण और कितने दिनों में पेशेंट को सचेत रहने की आवश्यकता है कि समय पर उनका इलाज शुरू हो सके? इसका मैं आपको ये बताऊं, देखिए हमें सबसे पहले ये देखना, अभी जो कोविड के सिनेरियो में हम इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम कोविड के पेशेंट्स को स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहे हैं। इसमें ये जो ब्लैक फंगस, एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, जो नाम ये ब्लैक फंगस पड़ गया है, एक्चुअली दिस इज नॉट अ ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस अगर आप एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट या माइकोलॉजिस्ट से पूछें तो ब्लैक फंगस, जो ब्लैक फंगाई होते हैं, वो बिल्कुल ही अलग एक ग्रुप होता है। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये ऑर्डर एक म्यूकोरेल्स होता है, उसकी वजह से ये फंगस जो है म्यूकोर स्पीशीज है या राइजोपस, ये वाले फंगस हैं इसके अंदर। तो जो डिमेटिशियस होते हैं वो ब्लैक फंगाई बिल्कुल अलग है। अब इसको कॉमन नेम इसका ब्लैक फंगस लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें एक कालापन आ जाता है, काले रंग का डिस्चार्ज नाक से आता है, चेहरा काला हो जाता है, आंख पूरी काली हो जाती है। तो ये नाम एक मिसनोमर की तरह हम बोलेंगे कि ये मिसनोमर है। ये ब्लैक फंगस नाम जो है वो एप्रोप्रिएट, आई वुड नॉट से एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ब्लैक फंगस नहीं, इसको म्यूकोरमाइकोसिस हम बोले क्लियरली, तो दैट इज अ बेटर वर्ड, दैट इज अ राइट टर्म टू से। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी, हाउ एंड व्हेन टू डायग्नोज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं, जो इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, और कोविड, इसमें हर जगह हम कोविड को लेके चल रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट, पहले ये म्यूकोरमाइकोसिस था, इसको हम एक नॉर्मल एक एनवायरनमेंट में पाए जाने वाला फंगस है, इसको हम लोग इतनी सीरियसली कभी भी नहीं हमने लिया, क्योंकि हम एज हेल्दी इंडिविजुअल्स, हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट बहुत अच्छे से फाइट कर लेता है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमारे सेल्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से फाइट करते हैं इसके अगेंस्ट। बट जो इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स हो जाते हैं, जैसे कोविड के पेशेंट्स में स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूंगी, इसमें जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे होते हैं, हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स जिनको दिया जा रहा है, एंड यू ऑल नो इट इज अ वेरी कॉमन थेरेपी व्हिच इज बीइंग यूज्ड दीस डेज। तो उन पेशेंट्स में स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना पड़ता है, especially uncontrolled diabetics and patients who have been given long term high doses of steroids। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अप्रोक्सीमेटली जैसे अगर 7 to 8 डेज का पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे है, तो हमें कॉन्स्टेंट एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आज हम कितने भी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में चले जाएं, जब तक हम पेशेंट को सामने नहीं देखते, पास जाके एग्जामिन नहीं करते, हम किसी भी डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच पाते हैं। अगर हमें स्लाइटेस्ट सा भी नाक के पास कोई डिस्चार्ज ब्राउनिश या ब्लैकिश दिख रहा है, या पेशेंट बाकी सिम्टम्स उसके ठीक है, आप पेशेंट का यहाँ पे टच करके देख रहे हैं, पेशेंट को पेन हो रहा है, साइनोसाइटिस, साइनसेस वाली जगह पे यहाँ दर्द है, आईज में पेन बता रहा है, हेडेक बता रहा है, कॉन्स्टेंट हेडेक बता रहा है, तो कुछ एक ये सिम्टम्स हैं जो कि हमें जाके पेशेंट से पूछने हैं कि आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स तो नहीं डेवलप हो रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। और स्क्रीनिंग भी आजकल हम इसके लिए बहुत ज्यादा एडवाइस कर रहे हैं कि आप सिंपल नेजोफेरेंजियल स्वैब, नाक से निकाला हुआ स्वैब जो कि थोड़ा डीप लेयर से लेना है, या अगर आपके पास नेजल एंडोस्कोपी का प्रावधान है तो वो सैंपल अगर आप निकाल के हमें भेजते हैं लैब में, तो इसका डायग्नोसिस बहुत जल्दी बन जाता है। जो सिंपल KOH माउंट होता है, हमारा जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक होती है, उसमें हम 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट आपको दे सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट थोड़ा देर से आता है। बायोप्सी दूसरा पार्ट होता है बायोप्सी का, जो कि पैथोलॉजिस्ट करते हैं, उसमें और दैट इज अगेन मोर टाइम टेकिंग। तीसरा होता है हमारा कल्चर, जो कि हम एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट इवन आई एम डूइंग इट, KOH माउंट एंड दिस कल्चर, फंगल कल्चर। तो फंगल कल्चर पे जो ये म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगस है, ये काफी जल्दी ग्रो कर जाता है, मतलब 24 to 48 आवर्स में हम लोग इसको डायग्नोज कर पाते हैं। और KOH माउंट में तो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे में हम इसकी रिपोर्ट भी दे सकते हैं, और उससे काफी फायदा हो सकता है क्लिनिशियन को, ट्रीटिंग फिजिशियन को डायग्नोसिस में, एंड earliest treatment. The earliest treatment is the most important point. Earliest diagnosis is the most important point here. अगर हम जितनी जल्दी डायग्नोज कर लेंगे, हम पेशेंट का उतना ही जल्दी उसको ट्रीटमेंट देके उसको इन्वेजिव जो होने वाली है डिजीज, उससे हम उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल।
आगे बढ़ेंगे और हम कई राज्य सरकारों ने जैसे इसे महामारी घोषित किया है, साथ ही साथ इसे केंद्र सरकार ने भी अब ये ऑर्डर दिए गए, निर्देश दिए गए कि इसे नोटिफाइड डिजीज के रूप में लिस्ट कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, आपने काफ़ी कुछ इस बारे में रिसर्च किया है, जानकारी होगी। आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये बीमारी एक महामारी का रूप भी ले सकती है? देखिए, अभी का जो डाटा है उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं है। इट इज जस्ट माय व्यू। अभी हमारे पास डाटा बहुत कम है, अभी हमारे पास कुछ ही दिनों में ये इतना प्रेवलेंट हुआ है। महामारी का रूप मुझे नहीं लगता ये लेगी अगर हम लोग, क्योंकि हमारी सरकार और डॉक्टर्स बहुत विजिलेंट हो गए हैं। अब हम लोग नेजोफेरेंजियल स्वाब्स का स्क्रीनिंग रेगुलर तौर पे कर रहे हैं कि मतलब अगर पेशेंट की हिस्ट्री कोविड पॉजिटिव, डायबिटिक, अनकंट्रोल्ड हाई जा रही है, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा जा रहा है, पेशेंट की स्टेरॉइड्स ज्यादा चल रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली उसको हमने एक प्रोटोकॉल में ले लिया है कि हम उस पेशेंट को स्क्रीन करेंगे फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। तो स्क्रीनिंग जब होने लगती है किसी बीमारी की तो उसके कम चांसेस हो जाते हैं महामारी बनने में। So that is one very good step which has been taken by our government and the doctors and everyone here. जी बिल्कुल, आपके पास वापस आऊंगी मैं। इसी बीच हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सिंह जी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो क्या आप मुझे सुन पाए? जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे हम, और आज हम लगातार ब्लैक फंगस और वाइट फंगस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमने तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। एक सवाल मेरा आपके सामने यहाँ पर ये है कि हम लगातार ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर भारतवर्ष के गाँव की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण अब शहरों से निकलकर गाँवों तक भी पहुँच चुका है। ऐसे में जो पेशेंट गाँव में ठीक हो चुके हैं उनको लेकर भी ब्लैक फंगस का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण अंचलों की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा तबका है जो किसानी से संपर्क रखता है, फार्मिंग में इन्वॉल्व है। ऐसे में जब ये बोला जा रहा है कि मिट्टी में ये फंगस रहता है हमेशा, तो किसानों को यहाँ पर क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है? क्योंकि कोविड पेशेंट यदि है तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमज़ोर हुई होगी और ऐसे में उसे मिट्टी में काम भी करना है, तो किस तरह से अपना बचाव किया जा सकता है? जी, बहुत बढ़िया सवाल था आपका, और मैं इस बारे में यही कहूँगा कि ये ब्लैक फंगस जो है, एक तो ये पहली बात ये मिसनॉमर है। जनरल भाषा में इसको जनरल वे में कहा जा रहा है ब्लैक फंगस, एक्चुअली ये म्यूकोरमाइकोसिस होता है। और जो ब्लैक या कलरफुल फंजाई होते हैं वो बेसिकली डिमेटेशियस फंजाई होते हैं, वो इससे अलग होता है, भिन्न होता है। लेकिन चूंकि ये पब्लिकली ज्यादा वर्ड यूज हो रहा है ब्लैक फंगस, तो हम इसको मान लेते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में बात हो रही है। और जो कि आजकल काफी केसेज में अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से, कोविड इन्फेक्शन की वजह से, ओवर स्टेरॉयड या ओवरडोजिंग स्टेरॉयड की वजह से इसके प्रिवेलेंस डेफिनेटली बढ़े हैं। और L3 फैसिलिटी जो रेफरल फैसिलिटी में हम देख रहे हैं, किसानों के लिए हम ये जरूर कहना चाहेंगे, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, वो बेसिकली कोविड रिकवरी के बाद से तुरंत कृषि कार्यों में न जाएं, कुछ सावधानी रखें। और खासकर वैसे लोग जिनको कोविड से रिकवरी के बाद भी स्टेरॉयड लेनी पड़ रही है, या जिनको पहले से डायबिटीज है, या कोविड के दौरान जिनको शुगर बढ़ गया है और मधुमेह की बीमारी हो गई, ऐसे लोग विशेष सावधानी रखें। और आउटडोर एक्टिविटी हार्वेस्टिंग और गार्डनिंग ना करें, क्योंकि इसके स्पोर्स ज्यादातर डेड एंड डिकेइंग और प्लांट्स और ये फील्ड में होते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और कृति हमारे साथ रतलाम से कॉलर जुड़ी है, जान लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उनकी। कृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कृति जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है। आगे बढ़ूंगी। कृति जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। डॉक्टर अंबिका, आपके पास आऊंगी मैं। और ब्लैक फंगस के बारे में तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक नया डेवलपमेंट आज ये आया है कि केंद्र सरकार ने अब ये संदेश जारी किया है, लोगों को ये जानकारी दी है कि कोरोना भी जो है वो कहीं ना कहीं एसी और साथ ही साथ कूलर की हवा से भी लोगों में फैल रहा है, एरोसोल भी है। ऐसे में सबसे पहले तो कितना डरने की जरूरत है, क्योंकि भारत के कई राज्यों में गर्मी का मौसम चल रहा है, एसी और कूलर का प्रयोग लगातार हो रहा है। कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है? डॉक्टर अंबिका। हाँ, देखिए, एसी और कूलर का शुरू से ही, जब से हमारे इसमें कोविड आया है,
तब से ही थोड़ा सा डिबेटेबल सा इसका प्रोस्पेक्ट रहा है। हम लोग इसको एग्जैक्टली प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि ये एसी से ही पूरा फैल रहा है या कूलर से ही फैल रहा है। देखिए नॉर्मली भी हम कोई भी अगर कूलर भी है तो उसमें पानी अगर स्टैग्नेंट है, मतलब खड़ा हुआ पानी है, तो उसमें हम जैसे देखते हैं कि मच्छर भी ग्रो करता है, सब चीजें ये आती हैं। इसी तरह से एक गंदगी कहीं भी होगी तो वो किसी भी कीटाणु के लिए वो एक अच्छा पनपने का वो होगा, एरिया बन जाएगा, उसके लिए बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाएगा। और स्पेशली अगर हम आज के युग में, आज के टाइम में स्पेशली जब हम म्यूकर माइकोसिस को हम मतलब फेस कर रहे हैं, तो फंगस तो और भी ज्यादा ह्यूमिड और डैम्प एनवायरनमेंट में और ज्यादा ग्रो करेगा। एसी का हम लोगों को इसलिए रिस्क ज्यादा लगता है कि जहां पे AHU सिस्टम्स होते हैं, पूरे यूनिट्स होते हैं, एयर ह्यूमिडिफायर यूनिट्स, उनकी जो क्लीनिंग होती है वो इतनी रेगुलर नहीं हो पाती है। और स्पेशली आज के टाइम में इवन हॉस्पिटल्स में भी तो वो क्लीनिंग करवाना और वो सबको डिसइंफेक्ट कराना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है हमारे लिए। तो एसी प्रेफरेबली हम लोग भी जो है एसी को ज्यादा यूज करने के पक्ष में नहीं है। कूलर्स भी अगर आपको यूज करने हैं तो प्लीज मेक श्योर कि जो पानी है वो रेगुलर चेंज हो, वो डिसइंफेक्ट करके आप यूज करें, उसकी जो घास है उसको निरंतर बदलें, क्योंकि घास के अंदर अगेन बात कोविड और फंगस सबकी इकट्ठे आ रही है। इस समय हम अकेले कोविड से नहीं जूझ रहे हैं, हम कोविड के साथ और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन अब जो आ रहे हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो आ रहे हैं, पहले हम लोग इन सबको ओवरलुक कर देते थे या हम पे कोई मतलब इफेक्ट नहीं होता था। अब जो है कोविड, स्पेशली कोविड पेशेंट को अगर हम ऐसे कूलर के वातावरण में सुलाएंगे या लेटाएंगे जिसमें का पानी कभी नहीं बदला गया हो या जिसकी सफाई नहीं करी गई हो, तो आप सोच सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा। तो बेसिकली क्या है कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस एसीज का प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरत हो आप तभी करें, आई वुड सजेस्ट, अदरवाइज इट इज बेटर टू हैव अ फुली वेंटिलेटेड रूम, तो वो बेटर ज्यादा मेरे हिसाब से रहेगा। इवन हॉस्पिटल्स में भी वी आर प्रेफरिंग फॉर दो सिस्टम्स कि मतलब खिड़कियां खुली रहे थोड़ा सा, और एसीज जो है उनके यूनिट्स भी बहुत रेगुलर, या तो अगर यूज करना है तो उनकी क्लीनिंग हो पाए, उनका ध्यान रखा जा सके, तब हम उसको यूज करें। कूलर्स तो मेरे ख्याल से आई वुड नॉट रिकमेंड। जी बिल्कुल। डॉक्टर अमरीश, आपसे अगला सवाल है मेरा। जिस तरह से जानकारी दी है, कई एक्सपर्ट्स ने भी ये जानकारी दी है कि ब्लैक फंगस से बचाव के भी वही तरीके हैं जो कोरोना से। मास्क का, हमें अच्छे मास्क का प्रयोग करना है, साथ ही साथ मास्क का क्लीन और हाइजीनिक रहना भी उतना ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मास्क के प्रयोग के पहले हमें कौन कौन सी सावधानियाँ होनी चाहिए, और डेली में जो मास्क का उपयोग कर रहे हैं उनमें और कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं कि म्यूकर माइकोसिस से हम अपना बचाव कर लें। ये सवाल आपने मुझसे एड्रेस किया, सर से किया है कि डॉक्टर अंबिका आपके पास मैं वापस आऊंगी। इस समय मैंने ये सवाल डॉक्टर अमरीश से किया है। जी डॉक्टर अमरीश। जी, मास्क एक तो जैसे कई बार हम देख रहे हैं कि आम आदमी तो पहन रहा है, लेकिन बहुत ऑफ एंड ऑन पहनता है और उसको कहीं भी निकाल के रख देता है, किसी भी सरफेस पे फिर से पुनः पहन लेता है। एक तो ये प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, क्योंकि आप जहां मास्क उतार के रखते हैं किसी भी सरफेस पे, वहां फंगल स्पोर्स हो सकते हैं, और आप डायरेक्टली उसको फिर आप वेयर करते हो तो नाक और मुंह के रास्ते वो उसके स्पोर्स जा सकते हैं। एक ऑलरेडी आप हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में होते हैं जब कोविड इन्फेक्शन होता है, प्लस स्टेरॉइड इफेक्ट, प्लस इंडिया में डायबिटीज के भी इंसिडेंट्स काफी हो गए हैं। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं एक फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि मास्क जगह जगह ना उतार के रखें, और आजकल तो गवर्नमेंट कहती है कि इवन कार ड्राइविंग में भी आपको मास्क पहनना है, तो मास्क का प्रयोग करें। और अगर जो मास्क को आपको रीयूज करना है तो उसके कुछ तरीके हैं। एटलीस्ट उस पर 6-8 घंटे का धूप लगना चाहिए, या फिर आप उसको अच्छे से वॉशेबल हो तो वॉश कर लें। और बहुत सारे मास्क वॉशेबल भी आते हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं, तो उसको अच्छे से वॉश करें और उसको धूप दिखाएं। और सैनिटाइजर या कुछ रेडिएशंस होते हैं, अल्ट्रावायलेट और गामा रेडिएशन, ये आम आदमी तक तो व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको सूरज की रोशनी जरूर दिखाएं ताकि वो मास्क तरोताजा रहे और उसके स्पोर्स उस पर जर्मिनेट ना करें। क्योंकि ये हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट इस समय है, मई जून के महीने में, तो इससे बचाव करना आवश्यक है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंबिका, अगला सवाल आपसे है मेरा। हमारे तमाम दर्शक हैं और लोगों के मन में अलग अलग कंसर्न है। जब आपने जानकारी दी है कि एसी कूलर का प्रयोग सामान्यतः
मना किया जाता है, इसे अवॉइड करना चाहिए। तो लोगों का सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि यदि व्यक्ति स्वस्थ है, रूम में अकेले है, तो क्या वो एसी कूलर का प्रयोग कर सकता है या फिर उसे भी प्रयोग करने से बचना चाहिए? आप मतलब इसमें किसकी बात कर रहे हैं, एक नॉन कोविड पेशेंट की? जी, नॉन कोविड पेशेंट की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, एक हेल्दी व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ। हेल्दी व्यक्ति के लिए, हाँ, हेल्दी व्यक्ति बिल्कुल यूज कर सकते हैं। फिर मैं आऊंगी उसी सेम बात पे कि उसकी सफाई, एसी की क्लीनिंग और कूलर की क्लीनिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग ऑफन ओवरलुक कर जाते हैं। जब भी हम लोग आपने ये चीज एक देखी होगी कि हम लोग जब सीजन एंड होता है गर्मी का, हम लोग अपने एसी को ऐसे ही छोड़ देते हैं और नेक्स्ट सीजन में हम लोग उनको स्टार्ट कराते हैं विदाउट गेटिंग देम क्लीन। अगर आप अपना उस समय क्लीनिंग कराएंगे, जब आप सीजन स्टार्ट होता है, आप जब इंस्टॉल करते हो, आपने कभी अगर देखा हो तो जब क्लीनिंग होती है उसकी जेट क्लीनिंग से, तो इतना डस्ट और इतनी उसके अंदर सॉडस्ट, मतलब बहुत कुछ उसमें होता है। तो वो क्या है, वो बेसिकली स्पोर्स के फॉर्म में ही आ रहा है। तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कुछ नहीं होगा, बट जस्ट इन केस आप जरा सी भी आपकी इम्यूनिटी कम हुई तो वही ऐसे आपके लिए घातक बन जाएगा। तो बेसिक जो चीज है कि हमें उसकी सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, चाहे वो एसी हो चाहे वो कूलर हो। प्लीज जो कूलर है उसमें फ्रेश वाटर डालें, मतलब फ्रेश इन द सेंस कि वाटर फ्रीक्वेंटली चेंज करें। आम आदमी की क्या टेंडेंसी होती है कि आधा पानी हुआ कूलर के अंदर, उसके अंदर टॉप अप कर देते हैं। उससे क्या होता है कि नीचे वाला पानी में जो भी इन्फेक्शन रहा है उसके ऊपर वो ऐड कर दिया। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एटलीस्ट जो हालात अभी चल रहे हैं उसमें आप उसको डिसइंफेक्ट करें। उसको डिसइंफेक्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका एक है, आप 1% हाइपोक्लोराइड से कूलर को साफ कर सकते हैं और उसको एक बार रिंस कर सकते हैं नॉर्मल पानी से, और उसके बाद पानी डालिए। बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है क्योंकि उसके हाइपोक्लोराइड के फ्यूम्स जो है वो टॉक्सिक हो सकते हैं आपके लिए। तो वो संभल के, सोच समझ के, उसकी जानकारी लिए बिना ना डालें। और एसी के लिए मैं बार बार यही बोलूंगी आपको, जितने टाइम के लिए जरूरत हो उतना ही आप उसको यूज करें और उसकी रेगुलर क्लीनिंग पे आप ज्यादा ध्यान दें तो वो बेटर रहेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर अमरीश, अगला सवाल मेरा आपसे है, जब हम यहाँ पर हाइजीन की बात करते हैं, क्लीनिंग की बात करते हैं, तो जैसा कि पिछले कोरोना काल में भी हमने देखा कि जिस तरह से इंडिया में कंट्रोल थे मामले और बाकी कई कंट्रीज़ में मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, ऐसे में लोगों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं भारतवर्ष में लोगों की इम्यूनिटी जो है वो मजबूत थी, जिसकी वजह से शायद पहली वेव जो है उसने उतना असर नहीं दिखाया। आज हम हाइजीन की बात कर रहे हैं, अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर एक्स्ट्रा आप सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा प्रयोग किसी भी चीज़ का करते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक होती है। हाइजीन एक हद तक सही है, लेकिन अत्यधिक सैनिटाइज़र का प्रयोग या जो भी चीज़ें हैं उनका प्रयोग करने से क्या हमें किसी प्रकार का नुकसान भी होगा, या हम अपनी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं आउटर जो चीज़ें हैं वो देकर इतना कमज़ोर कर देंगे कि आगे आने वाले समय में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? जी, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल हैंड सैनिटाइजर जो आम पब्लिक है वो रिकमेंडेशन है कि आप हैंड सैनिटाइज करें, खासकर घर के बाहर जब जाएं आप किसी वर्क प्लेस पे या कहीं पब्लिक प्लेस पे तो जरूर सैनिटाइज करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप टच करते हैं अनविलिंगली। तो एक तो सैनिटाइजर वहाँ जरूरी है क्योंकि चेन इसके संक्रमण को रोकने में ये उपयोगी है। बट हम देखते हैं साथ में ही कि सैनिटाइजर का ज़्यादा उपयोग करने से हाथों में ड्राइनेस या अन्य एलर्जिक प्रॉब्लम होने लग रही है। तो एक हद तक ठीक है, हैंड वॉश भी जरूरी है सोप एंड वाटर से, और बीच बीच में जहां भी मौका रहे और व्यवस्था हो इसकी तो जरूर करें। और कुछ लोगों को मैंने देखा है मास्क के ऊपर भी सैनिटाइजर का छिड़काव करते हुए और उसको इनहेल करते हुए। ये चीजें घातक हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारे सैनिटाइजर ऐसे आते हैं इसमें भिन्न भिन्न केमिकल डाले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे लंग्स के लिए भी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम कर सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंबिका, जिस तरह से आपने एसी कूलर के बारे में लोगों को जानकारी दी है, जी मैं आपके पास ही आ रही हूँ। डॉक्टर अंबिका, एसी कूलर के बारे में लोगों को आपने जानकारी दी है कि केमिकल डालकर आप कहीं ना कहीं उसको हाइजीनिकली क्लीन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्वांटिटी के बारे में यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, तो यदि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाएगी तो क्या उससे कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल उससे दिक्कत होगी। अगर कम होगी तो वो प्रॉपर डिसइंफेक्शन नहीं होगा, और ज्यादा होगी तो वो उनके लिए बहुत टॉक्सिक हो सकती है। तभी मैंने कहा इस चीज में ये किसी विशेषज्ञ की सलाह के अंतर्गत ही आप इस चीज को करें। आजकल बहुत सी सैनिटाइजेशन कंपनीज हैं
जो कि आपके घर आके सारी चीजें भी सैनिटाइज करती हैं और वो उसमें ये चीजें भी इंक्लूड करती हैं। तो प्लीज किसी कंपनी को हायर करके जिनको ये डाइल्यूशंस प्रॉपरली मालूम है उनसे ही करवाएं, अपने आप से ना करें, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रोफेसर अमरेश ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर की है कि कई बार मास्क को क्लीन करने के लिए भी लोग सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सैनिटाइजर, देखिए एक चीज मैं यहाँ पे ऐड और करना चाहूंगी कि सैनिटाइजर का ओवर यूज हो चुका है पिछले एक जी, अब्यूसिव नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका एक कारण, मेजर कारण जो है वो ये है, जब हम बार बार सैनिटाइज करते हैं अपने स्किन के सरफेसेस को, तो हमारी स्किन का जो नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा मतलब जो नॉर्मल बैक्टीरिया, वायरस, जो फंगस हमारे बैक्टीरिया स्किन पे रहते हैं, वो बार बार हटते हैं, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कम होता जाता है। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि जैसे सर ने भी बताया कि नाक में भी लगा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म को कमजोर कर रहे हैं। इसीलिए सैनिटाइजर से, ये मास्क को तो बिल्कुल ही उस तरह से सैनिटाइज करना या सैनिटाइजर को इनहेल करना वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। इससे बेटर है कि आप मास्क जो है आप उसको चेंज कर ले, या जैसे धूप में आप रख के कर सकते हैं उसको, आप 6 दिन, आप हफ्ते में 7 दिन है तो आप 7 लिफाफे बना लीजिए, एक मास्क एक लिफाफे में डाल के उसको एक डे 1, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे करके आप डेज उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जब उसकी टर्न आए और उसको धूप में रख सकते हैं। धूप में 6 से 7 घंटे का एक्सपोजर काफी है उस मास्क को डिसइंफेक्ट करने के लिए। और अगर आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ट्रिपल लेयर मास्क, आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ही फैंसी मास्क चल रहे हैं, वो फैंसी मास्क दे आर ऑफ नो यूज। एटलीस्ट ट्रिपल लेयर मास्क कॉटन का भी हमारा होना चाहिए, और वो बहुत ही कन्वीनियंट मास्क होता है सब आम जनता के लिए कि वो रोज उसको धो सकते हैं, तो व्हाई नॉट यूज दैट। उससे क्या है कि हम वेस्ट भी बहुत कम जनरेट करेंगे। अभी आप देखिए हमारी जो बायोमेडिकल वेस्ट है, जो हॉस्पिटल का वेस्ट है और जो जनरल वेस्ट है, वो क्यों मिक्स्ड अप है। आम जनता सारा पीपीई जो मतलब इवन ग्लव्स, कैप, मास्क सब पहन के मार्केट में घूमती है, और कहाँ डिस्कार्ड करती है उसको जनरल वेस्ट में डिस्कार्ड करती है, विच इज अगेन इम्पोजिंग अनदर हैजार्ड। एक डिफरेंट फॉर्म में वो प्रॉब्लम आगे आने वाली है, बहुत मेजर। तो हमें इस सबको भी ध्यान रखना है कि हमें सावधानी बरतनी है, बट हमें सबका ध्यान रखना है, हमें पोल्यूशन को भी नहीं बढ़ाना है, और हमें मास्क को इस तरह से यूज करना है कि आप उसको रिसोर्सेज को भी सेव कर सके। एक जो आपका नॉर्मल ब्लू वाला ये वाला मास्क होता है, हम जो मेडिकल मास्क, सर्जिकल मास्क यूज करते हैं, सर्जिकल मास्क जो हम यूज करते हैं, दैट इज अ ट्रिपल लेयर मास्क, 3 लेयर वाला। वैसा ही अगर आप कपड़े का 3 लेयर मास्क बनवा के यूज करते हैं तो इट इज इक्वली गुड, तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट। उसको आप रोज धो के रिपीट कर यूज कर सकते हैं आराम से, और वो काफी दिन तक चलता है। जी बिल्कुल डॉक्टर अंबिका, यहाँ पर समय का हमें इशारा मिल चुका है, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, साथ ही साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमरेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अपने दर्शकों को यहाँ पर ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से ब्लैक फंगस और वाइट फंगस को लेकर एक्सपर्ट के माध्यम से हमने तमाम जानकारी आप तक पहुँचाने का लगातार प्रयास किया है। साथ ही साथ इन दोनों ही बीमारियों में खास बात यह है कि यदि आप अर्ली स्टेजेस में इन्हें पहचानेंगे तो इनका इलाज जल्द ही संभव हो सकता है और इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो हर रोज आप 5 से 6